आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लो यही एक टॉपिक है जो मुझको पढ़ाना है, जो आपके कंपटीशन में आता है। ओके, बस इसी पर कमांड करना है आपको इस पूरे चैप्टर, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक ना, जो आपने लास्ट क्लास में डायमेंशन सीखा ना, उसका देखो यूज कैसे होता है। ठीक ना, डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी। ठीक है, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जरूर इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन जो है वो सेम है। दैट इज डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। समझ में आया? अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। जैसे मैं, अब सिंपल समझो ना, इतना मत समझो टफ, इजी लैंग्वेज में समझो। तुम्हारे पास एक बास्केट है, ठीक है, इस बास्केट का जो वेट है, जो मास है वो 1 kg है। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कि राइस डाल दिया इसमें, 3 kg राइस। अब बताओ इसका टोटल मास कितना हो गया? 4 हो गया। कैसे किया आपने? 3 + 1 इज इक्वल टू, ऐड हो गया। ठीक ना, कर दिया। यहाँ देखो, ये भी मास है और ये भी क्या है, मास है, तभी तो आपने ऐड किया। अब सेम क्वेश्चन, सपोज इसमें वाटर है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और आपने इसमें ऐड कर दिया 1 kg राइस। बताओ टोटल कितना मिलेगा आपको? 1 लीटर को ऐड करना है 1 kg से, ऐड होगा कभी? ऐड होता है कभी ऐसा क्वांटिटी? आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो सारे क्वांटिटीज कैसे ऐड होते हैं? अगर कहते हो कि 1 किलो एप्पल दे दो, 2 किलो ऑरेंज दे दो, तब 3 किलो होता है ना। कभी ऐसा होता है कि 1 दर्जन एप्पल दे दो, सॉरी 1 दर्जन केला दे दो और 1 किलो एप्पल दे दो, तो कैसे ऐड कर दो? दोनों अलग ही अलग करना पड़ता है क्योंकि वो डजन में है और ये केजी में है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिनका यूनिट सेम होता है उन्हीं को ऐड कर सकते हो, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट क्वांटिटीज आपस में ऐड नहीं हो सकती। जैसे मैं पूछूं कि 2 लीटर और 3 kg मिल करके क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे वो, ठीक ना, वो ऐड ही नहीं होंगे। ओके, ऐसा कभी मत करना कि यहाँ पर 1 लीटर और प्लस 1 kg इज इक्वल टू, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। ओके, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ, डेंसिटी को डेंसिटी के साथ। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट क्या है, सेम है। उन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, सेम है। सेम है ना, बस अब यही सोचो छोटे से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे नीट में जो लास्ट ईयर आया था। ओके, मगर उससे पहले एग्जाम्पल करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया मतलब आपको टॉपिक आ रहा है समझ में। ये क्वांटिटीज देख रहे हो, ठीक है, ये v क्या है, वेलोसिटी, हाँ, और ये t जो है वो क्या है, टाइम, और ये b और c जो है वो कांस्टेंट है। ओके, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ b एंड फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ c। ओके, b और c का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म है आते हैं, और आएगा तो इसी टाइप का ही आएगा, हम लोग आज करेंगे अभी क्लास में। यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, v माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को। हाँ, इधर भेज दिया मैंने बस। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये v जो है इस बी टी के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ देखो ये बी टी इसके साथ माइनस हो रहा है, डेट इज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि v का जो डायमेंशन है जरूर किसके डायमेंशन के बराबर है, bt के, और bt इसके साथ माइनस हो रहा है, इसका मतलब सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन इक्वल है। इसका मतलब समझे ये आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका मतलब इन सभी का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो मैंने इक्वेशन बना दिया कि v का डायमेंशन bt स्क्वायर के इक्वल है। आपका किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, b का फाइंड आउट करना है, b का फाइंड आउट करना है ना, b और c का। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। हाँ चलो, वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, फॉर्मूले से बना लेना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल और नीचे है टाइम, तो एल टी माइनस वन। बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टाइम का डायमेंशन टी। तो इसको क्या करो, टी को इधर भेज दो, तो बी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। आ गया आंसर, क्या आया, हाँ हो गया आंसर, एल टी माइनस टू इज द आंसर। नोटबुक है, नोटबुक यूज करो, सी का डायमेंशन बताओ अभी। ये है क्वेश्चन, सपोज v इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस टी प्लस, चलो इसमें ए और बी और सी का डायमेंशन आपको बताना है, डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल, ए भाई बोलो, यही ना। आगे बताओ। हाँ, और सी। अब आगे बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। अच्छा, ए का डायमेंशन पता है, नहीं, बी का भी नहीं पता है, सॉल्व कैसे होगा, दोनों नहीं पता। अच्छा बी जो, चलो सी कर लेते हैं, आंसर हो गया, सी का तो हो गया, सी तो सॉल्व हो गया। ये कैसे करोगे, अच्छा ये देखो बी और टी आपस में ऐड हो रहे हैं, ये देखो ना बी और टी आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब समझे, बी जो है वो टाइम के साथ ऐड हो रहा है, दो क्वांटिटीज अगर आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका मतलब उनका डायमेंशन क्या है, सेम है। अगर बी टी के साथ ऐड हो रहा है, हाँ तो इसका मतलब, तो आप तो इसका मतलब बी का डायमेंशन किसकी डायमेंशन है, हाँ, और टी का डायमेंशन क्या होता है, टी, सेकंड आंसर। अब तो बन जाएगा। वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, और नीचे डायमेंशन क्या है, टी, टी प्लस टी, टी स्क्वायर हो जाता है, टू टी भी होगा तो टी ही रहेगा ना डायमेंशन, टू तो काउंट नहीं होता है ना, नंबर डायमेंशन लेस होता है। हम्म तो बताओ ए का डायमेंशन क्या हुआ, और वी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन मल्टीप्लाई टी, आंसर इज एल, तो कैंसिल हो गया, टी तो है ही नहीं इसमें, एल है सिर्फ, तो जीरो हो गया ना। अब आप कर सकते हो वो क्वेश्चन जो पूछा गया था 2006 के नीट में, क्वेश्चन है आपका ये, दिख रहा है, हाँ तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, ये 1993 का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कैसे होगा, ये लास्ट क्लास में हम, अगर आपको कुछ याद होगा, दो फंक्शन हम लोग ने डिस्कस किया था, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, उसमें मैंने कुछ बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, और ये x क्या होता है, x क्या था यहाँ पर, या एक और फंक्शन था y इज इक्वल टू लॉग x, यहाँ पर x क्या था, नहीं एक और फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या था, थीटा एंगल था। उसी तरह से x भी क्या है, एंगल, ये x भी क्या है, एंगल। अच्छा एंगल का डायमेंशन क्या होता है, वेरी गुड, डायमेंशन नहीं होता। चलो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल, पावर है a t स्क्वायर, वेयर a इज द कांस्टेंट एंड t इज द टाइम, द कांस्टेंट a का डायमेंशन बताओ क्या होगा। ठीक है, फॉर्मेट पता चल रहा है आपको, क्या फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ये वाला फॉर्मेट, ये ए एंगल नहीं हुआ, ई पर पावर कुछ भी जो होता है ना वो सब एंगल हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल क्या है, क्या एंगल हो गया, अच्छा ये पूरा, बिल्कुल माइनस ए टी स्क्वायर क्या हो गया, एंगल, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, जीरो मत बोलो, डायमेंशन लेस है, लिखते कैसे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। हम्म किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ए का, ये तो रहने दो, टी का क्या होता है, टाइम टी स्क्वायर, ठीक है, चलो डायमेंशन लेस वन लिख दिया, तो ए का डायमेंशन क्या है इसमें, वन बाई, अच्छा
टी टू द पावर -2। कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1993 सॉरी 1996 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लग रहा है सॉल्व होगा? कुछ लग रहा है कि ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा? शायद बन सकता है ना, तो ये होमवर्क हो गया। ओके, अब देखो इसका एप्लीकेशन। जो आपने अभी डायमेंशनल एनालिसिस सीखा ना, उसका एप्लीकेशन क्या है? वैसे तो 3 एप्लीकेशन है, 2 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि अगर 2 क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा, यही है डायमेंशनल एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, जो आपने सीखा ना, उसके हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि कोई फॉर्मूला जो है ना वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैथ में या सॉरी फिजिक्स में आप इतने सारे फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक ना? आपको चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से हेल्प के आप देख सकते हो कि वो सही है या नहीं। चेक करना है, कोई फॉर्मूला बोलो फिजिक्स का। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड था f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टेंशन मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, 9 क्लास से ही स्टार्ट करकर। ठीक है, सब फॉर्मूला करेक्ट है या कोई गलत हो गया इसमें? लग रहा है सही है, चलो एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं ये सही है या नहीं। मुझको लग रहा है इसको प्रूफ करना चाहिए, 2 को, ठीक ना? प्रूफ नहीं, चेक करना है ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। इस s को आप ऐसे लिखोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s माइनस यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब s का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? वी टी नहीं, यू टी। हाँ, और इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। चलो हाँ, तो ये बताओ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट डायमेंशन क्या होता है? तो डिस्टेंस है ना, तो एल होगा। चलो, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। वी होता है फाइनल वेलोसिटी। ए होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, जैसे मैंने बताया था ना, कोई भी वेलोसिटी हो, डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे इनिशियल हो फाइनल हो। चलो बोलो, यू का डायमेंशन क्या होगा? वही होगा, एल टी माइनस 1। और टी का हो जाएगा टी। चलो ये हो गया। हाँ, ये हाफ है 1/2 का डायमेंशन। ये 1/2 नंबर है, नंबर का डायमेंशन होता है? नंबर का नहीं होता है। एक्सेलरेशन का बढ़ो डायमेंशन, ए का, ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन। मैंने कहा था 3 डायमेंशन याद करना है आपको। हाँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। एक्सेलरेशन का बताओ, बना लो ना। एक्सेलरेशन होता है क्या? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का आपको याद है, एल टी माइनस 1। ये तो वेलोसिटी क्या हुआ? बाय टाइम है ना, तो -2 हो जाएगा। एल टी -2 हो गया। टी स्क्वायर भी है इसमें, मतलब कैपिटल टी स्क्वायर। ये हो गया। सॉल्व करो इसको। हाँ, तो मतलब 0 क्या खत्म। यहाँ 4 कैसे हो जाएगा? एक -2 एक +2 है, सभी का डायमेंशन सेम आया, मतलब फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। ये दोनों आपका होमवर्क है, ये दोनों। हाँ, ये चेक करके बताना है कि ये सही है या नहीं। तो ये तो आपने कुछ बहुत अच्छा से सीख लिया जो पूरे फिजिक्स में एप्लीकेबल है। कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला आपके पास होगा, चेक करो ये सही है या नहीं, आप तो इजीली बता सकते हो। ठीक है, मगर प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम इसमें है कि इसका एक लिमिटेशन है, ठीक ना? इसका एक लिमिटेशन है, देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, जी याद नहीं हुआ अभी तक? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो मान लो आपको, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता नहीं था, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया 1/4 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ठीक ना, ये आपने लिखा है। ठीक है,
अब जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है कि किसका फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/4 mv² इज इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी और 1/4 mv² का डायमेंशन सेम होगा। चलो एनर्जी का डायमेंशन बोले क्या होता है, वो जो वर्क का होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2। अगर गलत होगा तो डायमेंशन सेम नहीं आएगा ना। हाँ, अगर गलत होगा तो डायमेंशन सेम नहीं आएगा, जैसे यहाँ आ गया था ml2t-2। 1/4 का डायमेंशन नहीं होगा। मास का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होता है 3t-1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, m यहाँ क्या हो गया ml² t स्क्वायर है ना, हाँ होल स्क्वायर है, -2। और इधर क्या है, क्या क्या समझ में आया कि ये फॉर्मूला सही है, मगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला गलत है। रियल फॉर्मूला ये होता है काइनेटिक में। यही तो बताना चाह रहा था कि यही लिमिटेशन है इसका, यही लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, है ना। एक लाइन में अगर पूछा जाए लिमिटेशन क्या है, तो कोई फॉर्मूला जो है, कोई फॉर्मूला अगर फिजिकली करेक्ट है, जैसे ये फॉर्मूला देखो, ये फिजिकली करेक्ट है तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट था तो ये डायमेंशनली करेक्ट भी हुआ, ठीक है। मगर ये जो फॉर्मूला था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 mv², ये जो फॉर्मूला है ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, मगर डायमेंशनली ये करेक्ट आ रहा है। तो कंक्लूजन ये निकला कि कोई फॉर्मूला जो है फिजिकली करेक्ट होगा तो वो कंफर्म है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, मगर कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है तो आप श्योर नहीं हो जाना कि ये चलो यही फॉर्मूला है, ठीक ना। तो कभी कभी गलती भी हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक ना। अब जैसे देखो प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ, समझ में आ गया आपको, प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ 1/2 और 1/4 में। चाहे आप 1/2 लिखो या 1/4 लिखो वो तो काउंट होगा ही नहीं नंबर, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए प्रॉब्लम। अब देखो एक चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है आपका वर्क पावर एनर्जी, चैप्टर नंबर 4 है ये। आप देखो ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कैसे होगा, ये चैप्टर आपने पढ़ा है जो होगा आपसे, नहीं पढ़ा ना। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानते हो, आपको फ्रिक्शन फोर्स का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक ना। आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या इसका मीनिंग हुआ, ठीक ना। कुछ आपको नहीं पता मगर आप इसका आंसर बताते, ठीक है। यही होता है फिजिक्स में, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आईआईटी का क्वेश्चन क्यों करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका होता है। फिजिक्स जो है ना वो किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ये चीज जो है सिर्फ फिजिक्स में होता है, कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो मतलब पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें हर कुछ लिंक होता है। इसीलिए फिजिक्स जो है ना सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आप लिंक करके पढ़ोगे, ठीक ना। और ये चीज मैं प्रूव कर दूंगा आपको जब हम लोग 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो फिजिक्स में लिंकिंग कैसे होता है, कैसे एक क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक हो रहा है, ठीक ना। अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा के, सॉरी अभी आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं जानते हो और सीधा आप आईआईटी का क्वेश्चन नहीं, और आप देखो कैसे बना रहे हो, किसके चैप्टर की हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक ना। और जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देख रहे हो ये सिर्फ फिजिक्स में ही हो सकता है। क्वेश्चन क्या था, अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी K moving on a rough horizontal surface stopped in a distance x, okay, the फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है आपको। ऑप्शन है k/x, बी ऑप्शन √k/x, सी ऑप्शन k/√x और डी ऑप्शन है ओके। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, फ्रिक्शनल फोर्स F निकालना है, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला K है और X है इसमें, ठीक ना, कुछ भी है, अगर इस साइड आपका फोर्स है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, फोर्स, ठीक ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2, इसमें से चेक करो किसका डायमेंशन mlt-2 है, वही आंसर होगा। K था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ए को चेक कर रहे हैं तो ए को चेक करते हैं,
ml2t-2 और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस है। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, l, ये l से ये वाला l कैंसिल हुआ, mlt-2 आ तो गया आंसर, सेम आया, चेक करो इसमें आएगा सेम, रूट में तो इस पर रूट लग जाएगा जिसकी वजह से कैंसिल नहीं हो पाएगा और ये नहीं आएगा। अच्छा इसमें आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इसमें नीचे रूट लग जाएगा, नीचे में इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल क्यूब हो जाएगा, इसको कहते हैं फिजिक्स। तो आपने ये देखा ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का, यही इंपॉर्टेंस है कि आप किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इसका एक लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन का स्टेटमेंट याद रखना है आपको कि कोई क्वांटिटी अगर फिजिकली करेक्ट है तो कंफर्म रहो कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, मगर कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। आप देखो सेकंड एप्लीकेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन देखो, इसके हेल्प से आप कोई भी फॉर्मूला जो है ना वो डिड्यूस कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो फिजिक्स का, डिड्यूस मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक ना, बना सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला बनाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने नाम सुना है, ठीक ना, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक ना। तो देखो कैसे डिराइव करेंगे, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सिर्फ आपको दिया हुआ क्या है, आपको ये गिवन है कि आपका ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक ना, कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और फॉर्मूला आप बना, ठीक है। अब देखो आपने कहा कि चलो मेरा जो एफ है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मगर कैसे डिपेंड कर रहा है वो पता नहीं मुझको, इस पर मैंने पावर दे दिया ए बी और सी, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटा दो, ये कांस्टेंट आ जाएगा के ए बी आर का पावर सी, के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो एफ का वैल्यू जो है ना इनके इक्वल है, अगर एफ जो है इसके इक्वल है इसका मतलब क्या समझे कि एफ का डायमेंशन और एम ए वी बी बराबर है, चलो फोर्स का डायमेंशन बोलो, एम एल टी माइनस टू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ मास का डायमेंशन एम का एम हो जाएगा मगर पावर क्या है ए, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन होता है सिर्फ, रेडियस का क्या होता है एल का पावर सी, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम का पावर ए, एल का पावर यहाँ देखो बी है और यहाँ पर पावर सी है तो बी प्लस सी हो गया, और टी का पावर माइनस बी, और यहाँ है एम और टी माइनस, ये दोनों इक्वेट, अब क्या करो पावर को इक्वेट कर दो, यहाँ एम का पावर क्या है, हाँ पावर को इक्वेट करो, यहाँ पर पावर कितना है ए है, एम का पावर ए है और यहाँ पर क्या है वन है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया वन, एल का पावर क्या है बी प्लस सी वन, और बताओ माइनस बी का वैल्यू माइनस टू, तो बी का वैल्यू, बी का वैल्यू टू हो गया ना, हाँ तो सी इज इक्वल टू माइनस वन, आ गया वैल्यू ए बी और सी का, इसमें पुट कर दो आंसर, इक्वेशन वन में पुट करो, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, एम का पावर ए और ए का वैल्यू क्या है वन, वी का पावर बी और बी का वैल्यू क्या है टू, और आर का पावर सी और सी का वैल्यू माइनस वन, ये हो गया के एम वी स्क्वायर बाई आर, बन गया फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, के एम वी स्क्वायर बाई आर, और यही फॉर्मूला होता है जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो देख लें, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अब पूछोगे के क्या क्या है, हाँ तीसरा चैप्टर, पूछोगे के क्या होगा, के कांस्टेंट, इसका कुछ वैल्यू होगा ना, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है, ये वैल्यू नहीं बता सकता, ये यही इसका लिमिटेशन है, ओके। रियल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम पी स्क्वायर बाई आर,
और यहाँ पर k का वैल्यू जो है ना 1 होता है, और ये वैल्यू जो है ना ये नहीं बता सकता है डायमेंशन एनालाइज, तो ये इसका लिमिटेशन है। समझ में आया कैसे फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं इसमें? 2 एप्लीकेशन है इसके इंपॉर्टेंट। एक होमवर्क दे देता हूँ, फॉर्मूला बनाना है इसमें। एक बॉल जो है उसको आपने ड्रॉप किया है किसी पार्टिकुलर हाइट h से, ठीक है। जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तो इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है, v हो जाता है। ओके, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, लिखो बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम a height, the final velocity just before hitting the ground depend on acceleration due to gravity and स्मॉल g लिखते हैं ना, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो समझ गए, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है अगर वो g और h पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये।